हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी फालतू की बकवास के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो फिजिकल डेवलपमेंट, डिटेल डेवलपमेंट की बात हो रही है बाय पैथोलॉजी। और हम जो इस वीडियो में आगे जो बढ़ेंगे तो जितनी भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से रिलेटेड है वो सारी की सारी मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दी हैं और उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक बच्चे जब जन्म लेता है तो उसकी लेंथ की बात चल रही है, लंबाई की बात चल रही है। लंबाई से ये चीजें पूछी जा चुकी है। पहली बात, लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि एक नए बच्चे की जो लेंथ होती है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है गाइस 20 इंच। इसको कहते हैं लगभग 1.5 फीट 2 इंच की बात हो रही है। 1.5 फीट 2 इंच की बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 4 साल का जो लड़का होता है वो अपनी टोटल हाइट का लाइफ में ओवरऑल उसकी जितनी हाइट होगी उसका 57% वो केवल 4 साल की एज में ऑप्ट कर चुका होता है। सिमिलरली बात करेंगे गर्ल्स की, तो गर्ल्स इसी एज में 4 साल की एज की बात हो रही है। 4 साल की एज में वो अपनी हाइट का टोटल 60% ऑप्ट कर चुकी होती है और लड़के 57% ऑप्ट कर चुके होते हैं 4 साल की एज में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हाइट किस एज में रैपिडली इंक्रीज करती है तो गर्ल्स की बात करें तो प्री एडोलेसेंस स्टेज की बात चल रही है, मतलब ये पूर्व किशोर अवस्था है। कौन सी है ये? पूर्व किशोर अवस्था की बात हो रही है। पूर्व किशोर अवस्था की बात हो रही है। इसमें लड़कियां की जो हाइट है वो तेजी से बढ़ती है। दूसरे हम लोग बात करें लड़कों की, तो लड़कों की जो हाइट है वो पोस्ट एडोलेसेंस स्टेज में उत्तर किशोर अवस्था में तेजी से बढ़ती है, इंक्रीज करती है। आप लोग ये प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस वाली वीडियो मेरी लिस्ट से जाकर के देख सकते हो अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेट की, तो वेट एक नए बच्चे का जो वेट होता है न्यू बॉर्न बेबी का वो 7.5 पाउंड होता है। कितना होता है? 7.5 पाउंड। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। एक नए बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका वेट 7.5 पाउंड होता है। नेक्स्ट 4 महीने के बेबी का जो पाउंड होता है, जो वेट होता है वो 14 पाउंड होता है। नेक्स्ट 8 महीने के बेबी की बात करें तो 18 पाउंड उसका वेट हो जाता है। और 1 साल के बच्चे का जो वेट होता है वो 21 यानी कि 21 पाउंड हो जाता है। और ये चीज मैंने लिख रखा है 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है किस एज में जाकर के एक बच्चे का जो वेट होता है उसका 3 गुना हो जाता है। तो 1 साल की उम्र में आकर के बच्चे का जो जन्म के समय वेट था उसका 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हड्डियों की। एक नए बच्चे में जो न्यू बॉर्न बेबी है जब उसमें पैदा भी नहीं हुआ और वो ओवरी के अंदर है उसकी जो हड्डियां होती हैं उसमें वो कितनी होती है? उसके नंबर कितना? 306 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट जब वो जन्म ले लेता है न्यू बॉर्न बेबी तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में 270 हड्डियां होती हैं और एक एडल्ट में आपको पता है 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें मोस्ट हार्डेंड हड्डियों से बात चल रही है तो सबसे ज्यादा जो मजबूत हड्डी मानी जाती है वो हमारी जबड़े की हड्डी मानी जाती है। जॉ बोन की बात चल रही है, सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है ये। आपका जो जबड़ा होता है सबसे ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है हमारी बॉडी में वो फीमर होती है और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी थाई में। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? हमारी थाई में। नेक्स्ट हम लोग बात करें सबसे छोटी हड्डी, वो हमारे कान की जो मिडिल बोन है जिसका नाम क्या होता है? स्टेप्स, वो सबसे छोटी हड्डी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हम बात करेंगे टीथ की। दांतों की बात करते हैं तो दांत हमारे मुंह में जिंदगी में हमारे 2 बार ही आते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के भी जो एक होते हैं हमारे दूध के दांत और दूसरे कौन से होते हैं? हमारे परमानेंट दांत जो आज के टाइम पे आपके और मेरे मुंह में हैं। चलिए हम बात करेंगे किसकी? दांतों की। तो दांत इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा मजबूत जो मटेरियल है हमारी बॉडी में वो हमारे दांत ही हैं। और दांतों के ऊपर की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको एनिमल कहते हैं ना, टूथ एनिमल कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर। 2 टाइप के दांत होते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी की बात मतलब अस्थायी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अस्थायी दांत। अब ये कब से कब आते हैं? इनको प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत और शुरुआती दांत, प्राथमिक दांत भी कहते हैं। और ये आते हैं हमारे 6 महीने, जब बच्चा एक 6 महीने की उसकी एज हो चुकी होती है तब उसके मुंह में क्या आने शुरू हो जाते हैं? दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। और ये दूध के दांतों का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 20 होता है। 20 होता है, याद रखिएगा, नंबर पूछ लिया जाता है कि दूध के दांतों का नंबर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे उनको सेकेंडरी टीथ भी कहते हैं। और ये इनका जो नंबर होता है कितने होते हैं? एडल्ट में 32 होते हैं। और एक आम इंसान के मुंह में नॉर्मली 28 से 30 दांत होते हैं। कहते हैं कि जो सुना होगा आप लोगों ने, मैंने लिखा हुआ है विजडम टीथ। विजडम टीथ का मतलब वही अकल वाली दाढ़ कहते हैं ना, अकल आती है। तो अकल कब से आना शुरू हो जाती है? ये 18 से 30 साल की एज में ये जब दांत आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बड़े बूढ़े कहते हैं, मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वो यही कहते हैं कि जो अकल आना शुरू होती है, अकल की जो दाढ़ होती है, अकल के जो दांत होते हैं वो बाद में निकलते हैं, मतलब अकल बाद में आती है ना। तो वो ये मानते हैं कि ये जो विजडम टीथ है साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो अकल वाली दाढ़ है, जो अकल वाले दांत हैं, वो 18 से 30 साल की एज में कभी भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि 30 साल की एज में आए, किसी को हो सकता है जिसका लेट आ रहा है तो उसको अकल बाद में आ रही हो, है ना। जैसे आप लोगों को अगर आ गई होगी, आप लोगों के मुंह में ये वाले दांत होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे ताकि आप लोग
इस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें और अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, ब्रेन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन। आप लोगों को पता है कि जब एक बच्चे का विकास होता है तो उसका जो ऑर्डर होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, सर से पैर की तरफ होता है। जो हमारा विकास होता है एक बच्चे का वो हेड टू कहाँ होता है, फूट होता है। और सबसे पहले हमने जो नेचर ने दिया है वो सबसे पहले क्या दिया, दिमाग दिया है। इस पूरी दुनिया में जानवर और इंसानों में इंसान क्यों सबसे सुप्रीम पावर, सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है, उसके पीछे है हमारा दिमाग। सबसे ज़्यादा तेज इंसानों का ये होता है, ये ब्रेन पावर इज़ द मोस्ट। जो ब्रेन पावर होती है हमारी वो सबसे ज़्यादा, जो ब्रेन पावर होती है हमारी वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है इस दुनिया में। फिजिकल पावर, मसल पावर, ये सारी की सारी पावर इतनी पावरफुल नहीं होती है जितनी ताकत किस में होती है, हमारे ब्रेन में होती है। तो चलिए बात करते हैं वेट ऑफ ब्रेन ऑन ए न्यू बॉर्न बेबी। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो ब्रेन का वेट होता है वो कितने ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है गाइस। कितना होता है, 350 ग्राम की बात हो रही है। नेक्स्ट, जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तब उसके जो ब्रेन का जो वेट है वो कितना हो जाता है, 1260 ग्राम। कितना, 1260 ग्राम, 1260 ग्राम। और जब एक बच्चा, जब वो एक वयस्क के रूप में पूरा एडल्ट में फॉर्म हो जाता है, जब वो युवा हो जाता है तब उसके जो ब्रेन का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम का वेट है आपके और मेरे पास अभी फिलहाल। हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट क्या था, एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की उम्र में एक बच्चे का 50% डेवलपमेंट ब्रेन का कंप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये कहना भूल गए, मैं आपको बताना भूल गया कि ये देखिए जो कंडीशन है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके पास भी दिमाग है, मत समझिए उसके पास दिमाग नहीं है। मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारी गॉड का गिफ्ट है और हमारे नेचर का गिफ्ट है, हमें गॉड गिफ्टेड होता है हमारा ब्रेन। उसी टाइम पे उसका वेट कितना है, 350 ग्राम है। मतलब बच्चे के अंदर भी दिमाग होता है, ये मैं समझिए कि बच्चों के अंदर दिमाग नहीं होता। जितने लोग कंसेप्ट ये होता है छोटे बच्चे इनके पास क्या दिमाग हुआ ना, दिमाग सबके पास होता है गाइज। और कितना, 3 साल के एज के जो बच्चा है उसके पास तो 1260 ग्राम का दिमाग है, तो दिमाग में कमी नहीं है। और इस 3 इयर्स की एज में उसको कितने 50% उसका ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। और बस 5 इयर्स, 2 साल के बाद ही वो कितने % कंप्लीट हो जाता है, 90% तक ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो जो बात आपके दिमाग में आ रही है वो बच्चे के दिमाग में भी आ सकती है, बड़ी से बड़ी बात भी सोच सकता है एक छोटे से छोटा बच्चा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एट द एज ऑफ द 16 ईयर, 16 साल की उम्र में 100% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन 16 साल की उम्र में हम अगर घर में बात कर लें, इंडियन अप्रोच की बात कर लें, तो 16 साल के बच्चे की बात को कोई अहमियत नहीं देता, जबकि उसका 100% उसका ब्रेन काम कर रहा है अब। और जो बात आप सोच सकते हो वो उससे बेटर ही सोच सकता है, समझ सकता है। क्यों बेटर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि उसके पास क्या है, क्यूरियोसिटी है और उसके पास कंस्ट्रक्टिविटी है ना। इन सारी चीज़ों के द्वारा वो जो चीज़ें सोचेगा, जो करेगा, वो चीज़ें हमारे और आपके लेवल से कहीं अलग होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नोट डाउन करने की चीज़ ये है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो ब्रेन के 2 पार्ट माने गए हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो अच्छी बात यह है कि हमारे जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट साइड को, बॉडी के राइट साइड को, राइट पार्ट्स को कवर करता है, उनको कंट्रोल करता है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट जो ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। अच्छा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो आप लोगों के लिए जो एक्सरसाइज है, अगर आप लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन इक्वल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो एक्सरसाइज आपके लिए ये थंब, लेफ्ट हैंड थंब, राइट हैंड स्मॉल फिंगर, और आफ्टर दैट राइट हैंड थंब एंड लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर। तो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ये वो एक्सरसाइज है जिससे आप लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन का क्या बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अपने ब्रेन को बैलेंस करने के लिए सुबह सुबह योगा के साथ में 2 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट की। तो हार्ट बीट की बात चल रही है, जो हमारे दिल की जो धड़कन है। तो हार्ट बीट इज द मोस्ट बिजी ऑर्गन इन द बॉडी। हमारे जो शरीर का सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग होता है वो क्या होता है, हमारा दिल होता है, हमारा हार्ट होता है ना। एंड इट स्टार्ट बीटिंग एट द, ये जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स बीटिंग एट द 23rd डे ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के 23वें दिन से ये धड़कना शुरू कर देता है। एक माँ के पेट में 23वें दिन से ये धड़कना शुरू कर देता है और तब तक धड़कता है, कब तक, टिल डेथ। जब तक वो इंसान जिंदा रहता है तब तक ये धड़कता रहता है बिना रुके। जिस दिन ये रुक जाता है उस दिन सारी चीज़ें रुक जाती हैं। हार्ट बीट रेट्स अलग अलग डिफरेंट एज लेवल पर, एज ग्रुप पर अलग अलग हार्ट रेट्स होते हैं। जैसे पहली बात करेंगे 1 मंथ ओल्ड बेबी, यानी कि 1 महीने का जब बच्चा होता है तो जो उसका हार्ट बीट होता है, जो हार्ट रेट होता है उसका 140 होता है। उसके बाद अगर वो 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसका जो हार्ट रेट होगा वो 100 टाइम्स हो जाएगा। और उसके बाद जब एक बच्चा, एक युवा में, आपका और मेरा दिल आज के टाइम पे कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स बीट करता है। हार्ट बीट जो हमारी है वो कितनी है, 72 टाइम्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, मसल्स की, मांसपेशियों की बात हो रही है। ड्यूरिंग द बर्थ, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो वेट था कितना था, लगभग
कितना था वो 7.5 पाउंड। ये 7 पाउंड 7.5 पाउंड मैक्सिमम 8 पाउंड तक जाता है, उससे नहीं जाता, लेकिन जो सर्टेन नंबर है वो ये है 7.5 पाउंड का हमारा बेबी होता है, उसका वेट होता है। उसमें से 23% जो वेट होता है उसकी बॉडी का वो मसल्स का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 16 एज की, जब कोई एक 16 साल का कोई बच्चा है या कोई भी लड़का या लड़की जो भी है, उसके जो बॉडी वेट का 44% उसकी मसल्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, टोटल नंबर ऑफ मसल्स वो कितनी होती है हमारी 639। एक बॉडी के अंदर 639 क्या होती है हमारी मसल्स होती है। नेक्स्ट हम लोग जो डेवलपमेंट देखेंगे वो हमारा देखेंगे कौन सा, जो हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो है हमारे इमोशंस। तो इमोशंस की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बीइंग और एक मशीन में जो डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस एक आदमी में और एक मशीन में जो डिफरेंस है वो इमोशंस का ही तो है। जैसे इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो एक अप्रोच की, जैसे आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी थी रजनीकांत साहब की, उसमें वो कहते हैं, उसमें क्या करते हैं वो एक मशीन को इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, और एक मशीन में और इंसान में बेसिक डिफरेंस किसका होता है, इमोशंस का होता है। चाहे वो कोई सा भी इमोशंस हो, जैसे हमारे जो जितने भी इमोशंस हैं, एंगर है, हमारा लव है, सिंपैथी है, ये सारे के सारे जितनी भी हमारे एंगर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमारे अंदर इमोशंस हैं, इमोशंस ही तो एक मशीन को इंसान की फॉर्म में बनाती हैं। और इस जो हमारे जितने भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इंसानों और मशीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो हार्मोन्स का है। इंसानों के पास अपना दिमाग है, उनके पास फीलिंग्स हैं। इमोशंस का मतलब फीलिंग्स हैं। अगर फीलिंग ना हो तो इंसान भी समटाइम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मशीनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके अंदर इमोशंस नहीं है वो इंसान नहीं है, वो क्या है, मशीन है। चलिए शुरू करते हैं। इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशन इज़ अ इंग्लिश वर्ड, और ये ड्राइव्ड हुआ है किससे, हमारे लैटिन वर्ड से। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है इमोवर। किसकी बात चल रही है, इमोवर। इमोवर वर्ड से ये क्या हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है, जिसका लिटरली मीन्स होता है टू मूव और टू एक्साइट। मतलब जिसका मतलब होता है या तो हलचल करना या गति करना, या दूसरा होता है हमारा उत्तेजित करना। नेक्स्ट हम लोग वुडवर्थ की बात करेंगे। वुडवर्थ क्या कहते हैं, द एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इमोशन। कि जब भी कोई इंसान की जो उत्तेजित अवस्था होती है वही उसका क्या कहलाती है, संवेग, या क्या कहलाती है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है जब कोई बंदा उत्तेजित होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। देयर आर टू बेसिक ट्रेंड्स। दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं इंसानों में। दो ही टाइप के लोग होते हैं, या तो पॉजिटिव और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव। एक तो सकारात्मक और दूसरे कैसे होते हैं, नकारात्मक। सकारात्मक लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, निर्माण करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो किसी का विध्वंस करने की कोशिश करते हैं, किसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग वॉटसन की बात करेंगे। वॉटसन कहते हैं इवन एट द बर्थ, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। इवन एट द बर्थ इमोशंस आर फाउंड इन अ बेबी। कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, इमोशंस पाए जाते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर तभी भी क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। और ये जो फीलिंग्स है, उन्होंने 3 फीलिंगों को एम्फेसिस किया है। ये 3 जो फीलिंग है, पहली बात उस बच्चे में डर होता है, फियर होता है, एंगर होता है, लव होता है। मतलब उसमें डर या भय होता है, दूसरा उसमें क्रोध होता है, और तीसरा उसमें स्नेह होता है। अच्छा यहाँ पे नोट डाउन करने की चीज़ ये है, नॉट फियर इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जो भी ये जो हमारा सारे के सारे इमोशंस में जितने भी तुम्हारे इमोशन है उसमें से जो हमारा फियर है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देख लीजिए कि दुनिया में जो कुछ भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, डर की वजह से हो रहे हैं। और डर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो बड़े बड़े अच्छे कामों को करवा के ले जाता है। अगर जब तक आपके पास डर नहीं है तब तक शायद ये दुनिया चलती भी नहीं। डर ही तो है कि अगर अच्छी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वही आ जाता है, अच्छी नौकरी नहीं लगेगी तो एक बाप अपनी बेटी नहीं देगा, और फिर आगे फ्यूचर तो ब्राइट हो ही नहीं सकता, पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी नहीं लगेगी। तो सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं क्या है, डर है। मतलब डर, फियर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। अगर आपको डर नहीं है लाइफ में तो फिर कुछ भी नहीं है लाइफ में, मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। डर नहीं है। डर का मतलब यहाँ उस सेंस में मत लीजिए कि हम तो किसी से डरते नहीं और हम तो ऐसे हैं और वैसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। हम लोग जो मेन जो ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, लाइफ में डर होना ज़रूरी है। एक क्या है, वो फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, अपनों को खोने का डर हो सकता है, किसी भी चीज़ को खोने का डर ही हम लोगों को लाइफ में क्या करता है, आगे लेकर के जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हॉब्स। हॉब्स क्या कहते हैं, बोथ मी एंड माई ट्विन ब्रदर फियर आर बोर्न टुगेदर एंड वी विल लिव टुगेदर फॉर होल लाइफ। ये कहते हैं कि मैं और मेरा जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर, जुड़वा भाई, फियर आर बोर्न टुगेदर, दोनों के दोनों ने साथ साथ जन्म लिया था, और ये कब तक रहेंगे साथ साथ, पूरी ज़िंदगी साथ साथ रहेंगे। एक इंसान जब से जन्म लेता है और जब से मरता है तब तक उसके साथ में क्या काम करता है, उसके साथ में चलता है डर। डर ही है जो स्थायी है जीवन में। क्रोध, स्नेह, ये सब के सब क्षणिक होते हैं, फॉर अ मोमेंट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये जो डर है ये डर हमेशा बना रहता है। अपनों को खोने का डर किसी भी चीज़ का। एंगर और लव जो है वो थोड़े कभी आएंगे कभी चले जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट है वो है हमारा क्या, डर। चलिए फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं।
इसके नेचर्स ऑफ, इसके फीचर्स की बात करेंगे, इमोशंस के फीचर्स की बात करते हैं। तो हम लोग फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं इमोशंस के, संवेगों की विशेषताएं हैं, जिसमें पहले कहता है इमोशंस आर इनेट एंड नेचुरल। ये इनेट होते हैं और नेचुरल होते हैं, मतलब ये जन्मजात होते हैं और ये क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। प्रकृति ने हम लोगों को इमोशंस दिए हैं। जब से एक बच्चा पैदा होता है तभी से उसके अंदर क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। दूसरी की बात कर लें, दे आर फाउंड इन ऑल। ऐसा कोई इंसान नहीं है, आप और मैं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सके कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है। क्या उसके अंदर कैसे इमोशंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्या कोई से भी इमोशंस हो, लेकिन उसके अंदर इमोशंस जरूर होंगे। दे आर ट्रांसिएंट। दे आर ट्रांसिएंट का मतलब ये क्षणिक है। फॉर अ वाइल मतलब ये केवल कुछ पलों के लिए रहते हैं। लेकिन एक मैंने इमोशन आपको बता रखा है, कौन से इमोशन की बात चल रही है, फियर। डर जो है हमारा वो क्या होता है, स्टेबल होता है लाइफ में, हमेशा किसी ना किसी बात का डर बना ही रहता है। वो एक ऐसा इमोशन है जो हमारे साथ चलता रहता है। जैसे वुडवर्थ ने कहा था इससे पहले, मैं और मेरा भाई क्या है, मैं और मेरा भाई भय एक साथ जन्म लिया है और तब तक हम मरेंगे, तब तक साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसकी बात चल रही है, द लाइन अ पर्सन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जब से वो जन्म लेता है और जब तक वो मरता है उसके साथ ही सारे के सारे इमोशंस रहते हैं। द ओरिजिनलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय इमोशंस। और एक आदमी कैसा है, द लाइन अ पर्सन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये एक इंसान में उसके जन्म से लेकर के उसकी मौत तक रहता है। और उसकी बात करेंगे द ओरिजिनलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द इमोशंस। और एक इंसान जब इमोशनल होता है तो उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, मतलब वो वास्तव में कैसा इंसान है, वो उसके इमोशन से पता चलता है कि हाउ इज द पर्सन, मतलब वो कैसा इंसान है। वो सारे का सारे तब पता चलता है जब वो अपनी इमोशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की, इज रैपिडली इंक्रीज इन एडोलसेंस स्टेज। और ये कहता है कि जो भावना संवेगात्मक विकास होता है वो हमारे एडोलसेंस स्टेज में, किशोर अवस्था में सबसे तेजी से होता है। सबसे ज़्यादा इमोशनल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एडल्ट। ये एडोलसेंस स्टेज में हमारे किशोर होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं। और उस टाइम पे उनके इमोशंस को समझने वाले बहुत ही कम पेरेंट्स मिलेंगे जो अपने बच्चों के इमोशंस को समझें, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि बॉडी के अंदर हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा भी ज़्यादा आने लगता है, भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ मेरी किसी स्टेज में, एडोलसेंस स्टेज में मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ। अगर आपको देखनी हो वीडियो तो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो एक बात करेंगे हम लोग किसकी, एक इंसान फिजिकली फिट हो सकता है, मेंटली फिट हो सकता है, लेकिन वो इमोशनली फिट है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन लोग इमोशनली फिट नहीं होते। किसको किस टाइम पे कितने इमोशंस की ज़रूरत होती है ये जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोग क्या कर जाते हैं, दूसरों के साथ इमोशन के साथ गेम खेल जाते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी लाइफ में इमोशन एक ऐसी चीज़ है, दिस इज़ द मोस्ट, लोग इसको एक वेपन की तरह भी यूज़ करते हैं इमोशनली, है ना। अत्याचार, इमोशनल अत्याचार सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, तो वो भी करते हैं लोग, है ना, इस इमोशंस के साथ खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ पर्सन हैज़ द नो कंट्रोल ओवर हिज इंटेलेक्ट एट द टाइम ऑफ इमोशंस। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, ये क्या कहना चाहता है, पर्सन हैज़ द नो कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। कब नहीं होता, ओवर इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धि पर, जब वो क्या होता है एट द टाइम ऑफ इमोशन, जब वो संवेगों में है, जब वो अपने इमोशंस में, फीलिंग में बह रहा है, तब उसकी दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका जो ब्रेन है वो रुक जाता है। कहने का मतलब ये समझा रहे हैं कि जब भी आप इमोशनल हो तब अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखिए। कंट्रोल रखिए किस चीज़ों के ऊपर, अपना दिमाग, नॉट आउट ऑफ द माइंड। सीधे दिमाग से बाहर नहीं चली जाने चीज़ें, दिमाग भी लगाना है जब यू आर बीइंग इमोशनल, है ना। तो वरना फिर तो लोग क्या कर लेंगे, आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे। तो इस टाइम पे दो चीज़ें हमेशा याद रखिए लाइफ में, मेरा अपना खुद का पर्सनल है कि जब आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हो ना, जब कभी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो कभी किसी से कोई प्रॉमिस मत करना, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, जब कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उस टाइम पे कभी कोई डिसीजन मत लेना। कभी भी ये दो चीज़ें कभी भी लाइफ में आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। पहली चीज़ समझ गए आप लोग, पहली चीज़ जब आप लोग बहुत ज़्यादा आप अच्छे मूड में हो तब कभी किसी के साथ कोई प्रॉमिस मत कीजिए, और जब कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तब उस टाइम पे कोई डिसीजन मत लीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हमारी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषात्मक विकास की बात चल रही है, और इसको देने का जो श्रेय जाता है वो है हमारे चोम्स्की जी। चोम्स्की जी ने इसके ऊपर काम किया, और जो लैंग्वेजिकल डेवलपमेंट है एक बच्चे का वो किस तरीके से स्टार्ट होता है उसको दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने कहा कि न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट नो एनी लैंग्वेज। एक जो जन्मजात बच्चा है जिसने अभी जन्म लिया है वो किसी भी भाषा को नहीं जानता। नेक्स्ट ये कह रहा है न्यू बॉर्न बेबी स्टार्ट्स हिज वॉइस विद क्राई, और जब वो अपनी आवाज़ शुरू करता है इस दुनिया में सबसे पहली जो आवाज़ है वो उसकी किसकी होती है, रोने की होती है। इसलिए तो कहते हैं गाइज क्या जन्म लेते ही रोना तो आ जाता है, इस दुनिया में आकर के हमें हंसना सीखना चाहिए।
तो एक बच्चा जब अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस करता है, जो फीलिंग होती है उसमें एंगर की, वो किससे एक्सप्रेस करता है? रो करके करता है। ज़्यादातर जो उसके जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादातर मोस्टली जब वो इन्फेंसी पीरियड में है तो उसके जितने ज़्यादातर जो हैं वो किस में आते हैं? हमारे क्राई। वो ज़्यादातर अपने इमोशंस को रो करके ही व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेबी फर्स्ट लर्न वोवल्स देन कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स की बात चल रही है। सबसे पहले एक बच्चा क्या सीखता है? स्वर सीखता है। उसके बाद क्या सीखता है? वो व्यंजन सीखता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कि एक बच्चा किस चीज़ को पहले सीखता है। तो सबसे पहले एक बच्चा क्या सीखता है? वोवल्स सीखता है और उसके बाद क्या सीखता है? वो कॉन्सोनेंट साउंड सीखता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, किस तरीके से एक बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। तो ये है हमारा लेजरॉव। लेजरॉव क्या है? हमारा लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनना सीखता है और उसके बाद क्या सीखता है? बोलना सीखता है। उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। तो लिखने का जो कार्यक्रम होता है वो सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनना सीखता है। इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर इट मस्ट बी यू आर अ गुड लिसनर। कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छा वक्ता हो, अगर आप एक अच्छे वक्ता हो तो आप एक अच्छे क्या भी हो? एक अच्छे क्या भी हो? सुनने वाले भी हो, श्रोता भी हो। श्रोता कहते हैं हिंदी में ना। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है ना। अ गुड लिसनर इज ऑल्सो अ गुड स्पीकर, है ना। तो ये बात होगी हमारी लेजरॉव। मैंने आप लोगों को समझा दिया लेजरॉव क्या है हमारा। लेजरॉव इसको कंप्लीट कर लीजिए। लेजरॉव की बात चल रही है। लेजरॉव मतलब ये लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। ये हमारा ऑर्डर है, पूछा जा चुका है कि पहले बच्चा लिखना सीखता है या पहले पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, कि ऑर्डर में लगाइए। तो लेजरॉव याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोस्ट हेल्पिंग एलिमेंट जो है वो है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन की बात चल रही है। इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण करना, मतलब चीज़ों को फॉलो करना, रिपीट करना, पीछे पीछे दोहराना। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एक चाइल्ड के, किसके लिए? चाइल्ड के लैंग्वेजल डेवलपमेंट की बात चल रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोस्ट हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे अच्छी संस्था मानी जाती है उसकी भाषा के विकास के, वो होती है हमारी फैमिली। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, इंडियन अप्रोच में समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं वो हिंदी बोलना कैसे सीख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारी फैमिली। आप अपनी फैमिली में हिंदी वर्ड निकाल दीजिए आज ही। एक न्यू बॉर्न बेबी के सामने आप एक भी हिंदी वर्ड मत बोलिए, क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो वो सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो क्या नहीं करेगा? बोलेगा नहीं, और बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चे को आप कंप्लीटली इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो उसके जो प्रिपरेशन है वो आपको उसके जन्म से ही करनी होगी। बस सोच लीजिए कि बच्चों को एक कान में एक भी हिंदी का वर्ड नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी। तो जो भाषा को सीखने की योग्यता होती है वो लड़कियों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। किसी भी भाषा को ऐसा अध्ययन किया गया है कि एक भाषा को जो तेज़ी से सीखती हैं वो कौन सी ज़्यादा अच्छे से सीख लेती हैं? गर्ल्स ज़्यादा जल्दी और फास्ट सीख लेती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 years ओल्ड चाइल्ड स्टार्ट टू कंट्रोल हिज और हर लैंग्वेज। मतलब एक 6 साल का बच्चा अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। किस एज से? 6 साल का। जो 6 साल की उम्र से एक बंदा अपनी क्या करने शुरू कर देता है? लैंग्वेज को संभालना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 16 years ओल्ड चाइल्ड हैज़ कंप्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और एक 16 साल के बच्चे में क्या हो जाता है? पूरी संपूर्ण भाषा का विकास हो जाता है। और अब एक मेरी बात सुनेंगे आप लोग, ये तो मान लेते हैं कि लोगों को लैंग्वेज आ जाती है ना, बोलना वो 16 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज का परफेक्ट यूज करना किसी भी भाषा को सीखने के लिए 6 महीने काफ़ी हैं। आप आज से शुरू कीजिए, आप सीख सकते हैं, किसी भी नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं। 6 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लेकिन उसका परफेक्ट यूज़ सीखना पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है किसी भाषा के परफेक्ट यूज़ को सीखने के लिए। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए और अपनी भाषा का सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो गाइस तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।